Good morning, students. Today we start our second lesson of our history sections, the First World War and the Russian revolutions. In this chapter, first we take the introduction of this lesson. After it, Western Europe and colonialism in Asia Africa. In this, colonialism in Asia and colonialism in Africa separately we understand, and after it we explain the factors that caused फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड होने के जिम्मेदार जो थे, किन कारणों से हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वर्ल्ड में, उसके कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को फिर से सजेस्ट कर दूं कि अपनी नोटबुक साथ में लेकर के बैठें। बहुत जल्दी आपको आपकी आंसर की जो हैं, यानी कि क्वेश्चंस के एक्सरसाइज की, वो आपको सेंड कर दी जाएगी, पिछले सारे लेसन्स की भी। इसलिए जिनका भी वर्क ड्यू है उनको एक डे फिक्स बता दिया जाएगा, उस दिन आकर के अपना वर्क वन बाय वन आपको चेक करवाना होगा, इसलिए अपना वर्क जल्दी ही कंप्लीट कर लें। सो नाउ विल लेट्स स्टार्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन प्लीज। द ईयरिंग ऑफ द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज, colonialism resulted in these countries going to Asia and Africa. Yearning means greed और लालच, यानी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनके जो एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर्स की जो लालच था, उनकी जो ग्रिड थी वह बढ़ती जा रही थी, एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज, और उन्होंने नई टेरिटरीज स्थापित करना शुरू की, उन्होंने नए नए देशों को गुलाम बनाना शुरू किया। रिजल्टेड इन दीज कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका, जब उन्होंने अपने नियर बाय कंट्रीज जो थी उनको भी गुलाम बना दिया अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण, तो अब वह धीरे धीरे और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों में जाने लगे। थस दे एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज एंड एक्सपेंडेड देयर रूल। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश, जिन्हें कि आप गुलाम देश कह सकते हैं, स्थापित करना शुरू किए, विस्तार करना शुरू किए। कंसिक्वेंटली देयर अरोज ए कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन नेशंस टू एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज। वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर कंट्री इंडिया रीच्ड पोलैंड, Portuguese. After it, the traders of Poland and Denmark, and after it Britain, Germany. These all countries are the European countries. So consequently there arose a competitions. जब ये सारी ही कंट्रीज अलग अलग एरियाज़ में अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने लगी, तो इनमें कंपटीशन होने लगा, जिसके के कारण इनका कॉम्पिटिशन्स अलग अलग देशों को इस्टेब्लिश करना था, कि अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाना था, और इन्होंने अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया, उपनिवेश या गुलाम देश बनाना शुरू किया। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनियलिज्म अमोंग द वेस्टर्न यूरोपियंस नेशंस caused the economic, social and cultural ruins of the Asian African countries। और इनके इसी लालच के कारण इनको अपना साम्राज्य विस्तार करना था, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाना शुरू किया। इनके इसी लालच के कारण जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं जो थी वो सारी तहस नहस हो गई। रुइन यानी नष्ट हो जाना। The result of this on world politics was such that the first world war, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व राजनीति के तहत, विश्व राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में इसके परिणाम हमें देखने को मिले। बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस
इसी की तरह बोल्शेविक रिवोल्यूशंस भी इसी का कारण थी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स। अब हम इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। सो वेस्टर्न यूरोपियन एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया अफ्रीका। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia Africa. जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने एशिया और अफ्रीका के अंदर अपने एम्पायर को फैलाना शुरू किया और फैलाना चाहती थी। Their greed for colonialism did not spare even their neighboring countries. उनकी जो ये ग्रिड थी, लालच था फॉर कॉलोनियलिज्म की अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाने का, यह सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे ही ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ तक ही सीमित नहीं था। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिए गए हैं कि स्पेन ने नीदरलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया, बेल्जियम्स और लग्जमबर्ग के ऊपर। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। उसके बाद में जो स्पेन ने जिन प्रोविंस पे अपना एक्सपेंशन किया था उनमें से कुछ एरियाज़ को या प्रोविंस को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हेयर्स। हेयर मीन्स हमने पहले भी पढ़ा था उत्तराधिकारी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डलहौजी की नीति में। जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी नीति ये थी कि अगर किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, हमारे इंडिया की बात बता रहा हूँ, तो उस समय उसके क्षेत्राधिकार को, उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर्स के अंदर मिला लिया जाएगा। सिमिलरली व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हेयर, पोर्टुगीज कम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस। बिकॉज क्योंकि पोर्टुगीज किंग्स के जो राजा थे, पोर्टुगीज जो किंग्स थे, उनके स्पेनिश किंग्स के साथ में उनके ब्लड रिलेशंस थे, इसलिए पोर्टुगीज टोटली स्पेनिश किंग के अंडर में आ गया। सो फॉर 6 डिकेड्स द मोनोपोली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विद स्पेन से। इसीलिए जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी उनके यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की एक मोनोपोली बन गई थी कि हम उनके ऊपर राज करेंगे। सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। इटली एंड जर्मन स्टेट्स बिकम द विक्टिम्स, यानी उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने इनके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। व्हेन द यूरोपियन पावर वर टाइटनिंग देयर ग्रिप over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps। अब जब इन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाना शुरू किया यूरोपियन नेशंस ने, और उनकी नज़र एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के नेशंस पर पड़ी कि हम उस तरफ एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाएं, तब तक पीछे से जो यूरोपियन नेशंस जो थे जिनको कि इन्होंने अपना गुलाम बनाया था, वो धीरे धीरे फ्री हो गए। एंड इन्होंने क्या किया, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड की फुट स्टेप्स पे चलने लगे। यानी जब इंग्लैंड का ध्यान, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ का ध्यान हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के ऊपर था, तब इन्होंने पहले जिन यूरोपियन देशों को अपना गुलाम बनाया था वो फ्री हो गए, और उन्होंने भी इंडिया के जैसी ही छोटी अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। सो मेड मैनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज, जिसके की कारण स्वरूप अफ्रीका और एशिया की कई सारे नेशंस इनके कॉलोनीज बन गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कॉलोनियलिज्म इन एशिया। सबसे पहले हम कॉलोनियलिज्म इन एशिया के बारे में जानेंगे। सो वी टेक कॉलोनियलिज्म इन एशिया आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद में इंग्लैंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। इंडिया के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के बाद में इंग्लैंड ने अपना ध्यान श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलेशिया की तरफ दिया। इंग्लैंड इंटर्ड चाइना ऑल्सो, और यहाँ तक कि उसने चाइना के भी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, ओपियम एक तरह की ड्रग्स होती है जिससे अफीम के नाम से जाना जाता है,
तो चाइना और इंग्लैंड के बीच में अफ़ीम का व्यापार होता था। इसी अफ़ीम के व्यापार के कारण देयर वर वॉर्स 1839 to 1842 विच बिकम्स टू बी नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री। जब इंग्लैंड और चाइना के बीच में इस अफ़ीम के व्यापार को लेकर के या अफ़ीम की फसल को प्राप्त करने को लेकर के 1839 से लेकर के 1842 तक जो युद्ध हुए थे, इन्हें हम इतिहास में ओपियम वॉर के नाम से जानते हैं। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयर बाय लॉस्ट 5 of its ports to England, where England could carry to on their trade and thus expanded their empire. इस युद्ध को चाइना हार गया और इस हार के परिणाम स्वरूप चाइना को अपने 5 पोर्ट्स जो मेन पोर्ट्स थे वह इंग्लैंड को देने पड़े, जहाँ से कि इंग्लैंड अपना व्यापार करता था और अपने राज्य का विस्तार करता रहा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। चीन की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जापान, रशिया, जर्मनी, इन सारे देशों ने भी वहाँ पर अपना व्यापार और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. वेस्ट एशिया का जो डेजर्ट रीजन्स हैं वहाँ पे इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा सोर्सेज था ऑयल रिसोर्सेज का। वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर ऑयल्स पाए जाने की संभावना थी। इसके कारण यूरोपियन नेशंस का ध्यान अट्रैक्ट हुआ इधर, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश्ड ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया एंड बहरीन एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, इन सारी कंट्रीज़ ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी ऑयल कंपनीज स्थापित कर दी और उनका अपने फ़ायदे के लिए उपयोग में लेने लगे। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। सो द डच एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th century इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम अफ्रीका के अंदर डच ने अपनी कॉलोनी स्थापित की थी 15th century के एंड में। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन कैप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रेस्पेक्टिवली। इसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः केप और अल्जीरिया के अंदर, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आते हैं, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज स्थापित की। द वास्ट प्रोविनेंस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सूटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन से। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब इंग्लैंड में पोस्ट रिवोल्यूशन जो एक्टिविटी हुई थी, जहाँ कि इंग्लैंड के अंदर मशीनी प्रोडक्ट बना करके हमारे इंडिया को एक मार्केट बनाया गया था, जहाँ कि वो अपने मशीनी प्रोडक्ट को सेल करते थे। इसी तरह से अफ्रीका, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसको भी एक मार्केट के रूप में बनाया गया, जहाँ से कि रॉ मटेरियल प्राप्त करके वहाँ पे अपने रेडी प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कंपीटेड टू एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज। इसी कारण से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कॉलोनीज स्थापित करने का कंपटीशन था, ताकि उस समय यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशंस की शुरुआत हो चुकी थी और उन्हें अपने रेडी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। तो उन्होंने एशिया या अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ थी, जैसे इंडिया हैं या और भी अभी हमने जो कंट्रीज़ पढ़ी हैं, इन सभी को अपने मार्केट प्रोडक्ट के बेनिफिट के लिए इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया। किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज्ड द वास्ट प्रोविंस ऑफ कांगो एंड एस्टेब्लिश्ड हिज रूल्स। कांगो बेसिन्स पे किंग लियोपोल्ड ने, जो कि बेल्जियम्स के राजा थे, उन्होंने अपने रूल स्थापित किया। इंग्लैंड एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट। इंग्लैंड ने इजिप्ट के अंदर सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसी के साथ ही कुछ पूर्वी अफ्रीका और कुछ दक्षिणी अफ्रीका के प्रोविंस पर अपना अधिकार किया। फ्रांस एस्टेब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन
in Tunisia, Morocco and West Africa province. Similarly, Germany established its East Empire in some provinces of East and West Africa. Italy captured the African province around the Red Sea. Spain and Portuguese also seized some provinces of Africa. So, a conference for the European nations was held in Berlin 1884 to 1885. जब इन अलग अलग देशों ने अफ्रीका और एशिया के अलग अलग देशों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, तो इनमें अपने मार्केट को या अपने बिजनेस को लेकर के कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि 1884 से 1885 के बीच में हेल्ड की गई थी, इन द मिड्स ऑफ द कंपटीशन टू एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज, जिसमें एक बीच का रास्ता अपनाया गया। Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी जिन्हें की कॉलोनीज बनाया गया था, उन्हें सारे यूरोपियन नेशंस ने अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिया। Thus, the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. इस तरह से पूरे अफ्रीका के ऊपर यूरोपियन नेशंस का राज्य स्थापित हो गया। यानी उन्होंने जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, उन्होंने पूरे अफ्रीका को अपने अपने सुविधा के अनुसार, या जहाँ पे जो नेबरिंग बाउंड्री के तौर पे लग रहे थे, वहाँ से उन्होंने उसे घेर करके अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया, ताकि वो अपना वहाँ पे व्यापार कर सकें। While on the hand, the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories. On the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unifications. जब यूरोपियन नेशंस का लालच एशियन और अफ्रीकन टेरिटरीज़ को अपना गुलाम बनाने का था, उस समय तक जर्मनी और इटली ने अपनी पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस को, राजनीतिक एकता को स्थापित कर लिया था। Thus, the unified Germany plunged into the competitions of industrializations. पहले फ्रांस ने जर्मनी को भी अपना शिकार बनाया था, लेकिन जब जर्मनी ने यूनिफाइड होकर के अपने यहाँ पे राजनीतिक एकता स्थापित कर करके अपनी इसी युद्ध के अंदर वह भी कूद पड़ा और अपना क्षेत्र विस्तार करने लगा। Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. इस तरह से जब जर्मनी भी अपने देश के अंदर यूनिफाइड होकर के अपनी एकता स्थापित करके पूरे, यानी कि इस कॉलोनियलिज्म के कंपटीशन में कूद पड़ा था, और उसने भी अपना क्षेत्रवाद करना शुरू किया, साम्राज्यवाद करना शुरू किया, तो इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंडीशंस उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ थी जो कि कॉलोनियलिज्म को एक्सपेंडेड कर रही थी, उनका डेवलपमेंट रुकने लगा, क्योंकि वह एक बाधा बनने लगा। जर्मनी पूरा यूनिफाइड होकर के दूसरे देशों को कंपटीशन दे रहा था, इसलिए दूसरे देशों के मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लगा, जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की फिनोमेना को, की घटना को अंजाम दिया था। सो नाउ वी टेक द फैक्टर्स दैट कजेज फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे, कारण थे, जिनके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। So the First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. आज के इस मॉडर्न वर्ड्स के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार एक हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल है, दिल को दुखाने वाली और कभी ना भुलाए जाने वाली घटना बनी थी। मैनी फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, कई सारे कारण जिम्मेदार थे। The First World War began on 1st August 1914. Please underline this sentence कि when was the First World War begins. So First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty. जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। इस वार के अंदर जर्मनी ने पहले फ्रांस को डिफीट कर दिया था, जिसके कारण से कि
फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ा था, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे ए वार फाइन एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविनेंस। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था 1871 में, तो उस समय एक फ्रैंकफर्ट ट्रीटी स्थापित की गई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था और इस समझौते के परिणाम स्वरूप फ्रांस को युद्ध का पे देना पड़ा था, क्योंकि उसी को ही कारण माना जा रहा था। एंड इट्स अपने 2 क्षेत्रों को, जिनमें कि लॉरेंस एंड एस्बेसेस टू जर्मनी, अपने 2 प्रोविंस उसे लॉरेंस एंड एस्बेस टू जर्मनी को देने पड़े थे। इसके भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलाइजेशन। फ्रांस इसे अपना अपमान समझ रहा था और इस अपमान से कभी भी ऊपर नहीं उठ पा रहा था। सो थस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसलिए जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी, उसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए एक रेस्पॉन्सिबल कारण माना जाता है। द एंड ऑफ ए वार सोड द सीड ऑफ ए फ्यूचर वार्स। उस वार के कारण से फ्यूचर में होने वाले वार के सीड से उग गए थे, यानी कि फ्यूचर में फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, इस तरह का मालूम चल गया था। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंग्लैंड हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी। इंग्लैंड 19th सेंचुरी के अंदर एशिया और अफ्रीका के कई बड़े भूभाग के ऊपर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर चुका था। इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच, जिसके कि परिणाम स्वरूप 19th सेंचुरी तक इसने अपनी कॉलोनीज को इकोनॉमिकली पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वहाँ की इकोनॉमिकली को, जैसे कि इंडिया के भी कई सारे जो हैंडलूम्स वगैरह थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस थे, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलती थी, उन सभी को नष्ट कर दिया था। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशंस यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कारण और जो कॉलोनियलिज्म के कारण अलग अलग कॉलोनीज जो स्थापित करते जा रहे थे और वहाँ पे मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा था, तो उस पूरे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी। सो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, इट मीन्स 1875 टू लेकर के 1900 तक, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। जर्मनी ने भी एशिया और अफ्रीका के मार्केट्स में अपना कंपटीशन देना शुरू कर दिया। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। और जर्मनी के अंदर भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, तो जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस से भी सस्ती कीमत में अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। द अफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर थस ब्रोकन अप बाय जर्मनी। और जो इंग्लैंड और फ्रांस जो कि एशियन अफ्रीकन मार्केट के अंदर अपने डोमिनेशंस को जमाए हुए थे, प्रभुत्व को जमाए हुए थे, वो टूटने लग गए। सो कंसिक्वेंटली देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। तो कारण यहाँ पे ये था कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स होने लगा था। आपकी शॉप है मार्केट के अंदर, आपके बाजू में अगर कोई शॉप वाला आकर के, या अगर आपको कोई बाहर का दूसरी दुकान वाला आकर के कहता है, या आपके कस्टमर्स को या वहाँ पे सस्ती कीमत में अगर आपके प्रोडक्ट बेचने लगता है, तो क्या होगा, आपकी जो शॉप है उसकी दुकानदारी कम होगी, आपका मार्केट कम होगा। इसी तरह से जब जर्मनी ने भी सस्ती कीमत में प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और फ्रांस का जो मार्केट था वह टूटने लगा था, और यह एक प्रमुख कारण था। सेकंड है मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशंस गोट इनटू फॉर एक्सपेंशंस। जो यूरोपियन नेशंस अपना एक्सपेंशंस कर रही थी, विस्तार कर रही थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें मिलिट्री फोर्स की आवश्यकता होती थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा
had begun expanding their military powers, जिसके की परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि पहले तो जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने अपने क्षेत्र को बांट लिया था, लेकिन जब जर्मनी ने आकर के बीच में कंपटीशन देना शुरू किया और वह सभी तरफ अपने प्रोडक्ट को बेचने लगा, तो इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी से कभी भी युद्ध हो वे तो उनके पास में मिलिट्री फोर्स हो, इसलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना शुरू किया। वेल, इन कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड, जिसके कि परिणाम स्वरूप जहाँ की जापान ने, इटली ने और जर्मनी ने तो अपने यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स की कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और आत्मरक्षा के बहाने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया, चाहे वहाँ पे बेसिक नीड पूरी हो या नहीं हो, लोगों को भोजन, कपड़ा और मकान मिले या नहीं मिले, लेकिन हथियार बढ़ने चाहिए। थस मिलिटरिज्म गोट एन इम्पेटस एंड मिलिटरिज्म competition added to economic competitions created a serious atmosphere of war। इसी मिलिटरिज्म के कारण एक वार की कंडीशंस या वार का एटमॉस्फेयर बनने लगा, क्योंकि सारे देश अपने अपने यहाँ पे वेपन्स को बढ़ावा देने लगे। आप भी आपके घर पे अगर वेपन्स यानी कि सपोज कीजिए आज पाकिस्तान वेपन्स बढ़ा रहा है, इंडिया वेपन्स बढ़ा रहा है, चाइना वेपन्स बढ़ा रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर किसका बन रहा है कि कभी भी युद्ध हो तो हम उसका सामने वाले का मुकाबला कर सकें, यानी ये वार की कंडीशंस को बढ़ाता है। थर्ड है ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटी। लोगों जो अलग अलग देश थे वह ग्रुपिज्म में बनने लगे। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटी प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहले विश्व युद्ध के लिए जो ग्रुपिज्म और जो गुप्त रूप से संधियाँ होने लगी थी अलग अलग देशों के बीच में, वह भी एक मुख्य कारण था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व पहले वर्ल्ड वार के पहले यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके पहले 2 भागों में विभाजित हो चुका था। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की, while on the other side was the group of England, France, रशिया एंड जापान से। यानी इस तरह से पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो चुका था। अच्छा, जो यूरोपियन नेशन जो थे इन्होंने अपने जिन जिन कॉलोनीज़ पे अधिकार करके रखा था वो सारे देश उन्हीं के साइड में ही गिने जाएंगे जिनका अधिकार होगा। सो ए फीलिंग ऑफ ज्वेलसी, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हेटर्ड involved between the groups, which was an important factor of the first world war। a feeling of jealousy की भावना, enmity की भावना, नफरत की भावना या मिसट्रस्ट, किसी पर भी विश्वास ना करने की भावना ने लोगों के मन के अंदर डर और घृणा को जन्म दिया, जिसके की परिणाम स्वरूप यह भी एक फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का मुख्य कारण माना जाता है। फोर्थ है फीलिंग्स ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, यानी अपने अंदर उग्र देशवाद की, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। बेल्जियम और ग्रीस यूरोपियन नेशन से किस तरह से स्वतंत्र हुए थे? जब उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, उन्होंने अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए सोचा, तो उन्होंने अपने देश को यूरोपियन नेशन से स्वतंत्र करवाया, इंडिपेंडेंस करवाया। हमने हमारे भारत देश को कब आज़ाद करवाया? जब हमारे देश के लोगों के अंदर जागरूकता हुई, हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना का विकास हुआ, तब हमने यूरोपियंस को या ब्रिटिशर्स का सामना किया और उन्हें मजबूर किया, उन्हें कंपेल किया कि वह हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। इसी तरह से जब जर्मनी का, इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर भी इसका परिणाम नेशनलिज्म की भावना का विकास होना था। But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe। लेकिन आगे चल कर के यही एक संकीर्ण भावना बन गई कि सिर्फ हमारा देश ही सर्वोपरि है, जबकि विश्व के अंदर सारे देश हैं, सभी को एक समान रहने का अधिकार है सब। लेकिन ये जो नेशनलिज्म की भावना थी इन नेशंस के अंदर, यह ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्ण होती गई। इकोनॉमिक ज्वेलसीज
competition and colonialism in Europe had increased so much that the nations' interest of each other began to clash. वहाँ पे कंपटीशन की भावना या जो कॉलोनीज स्थापित करने की भावना इस तरह से बढ़ती गई कि वहाँ पे उनके जो नेशनल इंटरेस्ट थे, जो राष्ट्रीय हित हैं, आपस में टकराने लगे. लीडिंग यूरोपियन नेशन बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम्स एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल्स. जिसके कि परिणाम स्वरूप यूरोपियन नेशंस ने अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल्स को इस तरह की शिक्षा देना शुरू कर दिया जिसके की कारण से नेशनलिज्म पूरा ही डिस्ट्रक्टिव हो गया. लव फॉर आवर नेशन एंड हेटेड फॉर द अदर नेशन वॉज इंक्रेज्ड. एक तरह से इस तरह की भावना का विकास किया गया कि सिर्फ अपने ही देश से प्यार करना और अपने ही देश को सर्वोपरि बनाना ही ये भावना थी, बाकी दूसरे देश को नीचा दिखाना या उससे नफरत करना. द जर्मन चीफ केजार सीजार विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर्स ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म. इसी तरह से जो जर्मन चीफ थे यानी कि कैजार्स थे, वो भी अपने देश के अंदर नेशनलिज्म की भावनाओं को विकास देने लगे. ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप. वह बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन था. ओवर एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, जिसके अंदर की हर एक चीज़ को गेन करने की इच्छा हो कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ. तो यही भावना उसके अंदर थी और उसके अंदर यह भावना थी कि मैं अपनी ताकत के बल पे पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता हूँ. सो वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर वह विश्वास करता था. ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंगली टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर्स. क्योंकि अपने पास में वह बहुत बड़ी मात्रा में मिलिट्री पावर्स को गेन कर चुका था, इसलिए वह चाहता था कि दूसरे देश भी उसे फॉलो करें. So the feeling of word spread across other nations as in Germany and this had resulted in the First World War. जब ये फीलिंग्स होने लगी नेशनलिज्म की, दूसरे देशों में भी पहुंचने लगी, तो इसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था. नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स. द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशंस aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative and exaggerated and false writes up by spitting venom against rival nations, and the ruler of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. उस समय की मीडिया जो थी, जो न्यूज़पेपर्स थे, उनमें भी दूसरे देशों के लिए नफ़रत भरे शब्दों का प्रचार प्रसार होने लगा. सिर्फ अपने ही देश का प्रचार प्रसार करना और दूसरे देशों को नफ़रत की दृष्टि से देखना उस समय की मीडिया का इस तरह से मानना था और इस तरह की भावना का विकास करवाने लगी. यहाँ तक कि वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने भी इसे रोकने का प्रयास नहीं किया था. 6 है फिलोसॉफी अबाउट वार, यानी युद्ध के लिए उनकी मनोदशा. द पॉलिसी ऑफ वार इज़ वेलफेयर टू रूट इन यूरोप से. यूरोप के अंदर इस तरह की भावना का जन्म हुआ कि वार इज़ वेलफेयर, युद्ध ही भलाई का मार्ग है. द जर्मन राइटर्स ट्रोस्की पब्लिश्ड मैगजिम्स मीन्स ए सेंटेंस लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, कि सिर्फ शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है. एंड वार अलोन इन द नेशनल नीड्स है, और सिर्फ देश की आवश्यकता युद्ध है, कि युद्ध ही एक देश को अपने अस्तित्व में रख सकता है. सो नीत्शे द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वार एज सिक्योर्ड वर्क है, कि युद्ध एक पवित्र कार्य है. इस तरह से जर्मन राइटर्स जो नीत्शे था उसका मानना था. इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिए. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot by the member of the Siberian terrorist organization Black Hand. प्रिंस जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और उनकी वाइफ को साइबेरियन टेररिस्ट के एक ग्रुप के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि ब्लैक हैंड नाम है, उसके द्वारा उन्हें पकड़ के मार दिया गया था, शॉट कर दिया गया था. ऑस्ट्रिया ब्लेम Siberia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. जब ऑस्ट्रिया के किंग और उनकी वाइफ को शॉट कर दिया गया था, तो इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के राजा को एक अल्टीमेटम दिया कि उसे 48 आवर्स के अंदर जो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं, उसे ऑस्ट्रिया के को देने होंगे.
साइबेरिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस एंड इन द मैटर्स, जबकि साइबेरिया ने कहा कि उसको तो इस पूरे मैटर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। यानी साइबेरिया का कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड, उसने ऑस्ट्रिया और के राजा और उसकी वाइफ को शूट कर दिया था। ऑस्ट्रिया मानता था कि साइबेरिया के अंदर इसका हाथ है, लेकिन साइबेरिया ने कह दिया कि मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम साइबेरिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार ऑन साइबेरिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड बिगन विद दिस। जब साइबेरिया ने मना कर दिया तो ऑस्ट्रिया ने उसकी किसी बात को नहीं सुना और एक वार डिक्लेयर कर दिया। उसी के साथ में ही फर्स्ट वार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार को बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ था। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।